हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली शाला में। एंड आज आपके लिए स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ही मैथमेटिक्स का बेस्ट टूल है फिजिक्स को सीखने के लिए। वो है वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप ये मानिए, अगर आपको फिजिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि वेक्टर अगर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वेक्टर आपने सीख लिया तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाता है। इसी चैप्टर को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा एक लेक्चर लेके आया हूं, और वेक्टर के कुछ लेक्चर्स आपके सामने आते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट सीखिए और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कीजिए आप जितना कर सकते हैं, और वेक्टर पे जो अपनी पकड़ है वो बना के रखिए। एंड अगर कोई भी आपका न्यूमेरिकल फंस जाता है वेक्टर के अंदर तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। हम उसको देखेंगे और आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। चलिए फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम वेक्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेक्टर और उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हम वेक्टर की एंगल पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर, ठीक है, वेक्टर इन न्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट। चलिए, सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो वेक्टर क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखा कि हम न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क गए। मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप चले जाइए, जो डिस्टेंस है वो कुछ नियर अबाउट 11,740 किलोमीटर है। मैंने कहा ठीक है जी, तो हो सकता है कि 11,740 डिस्टेंस में ऐसे ट्रैवल करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, कैसे करूं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना मेरे पास में, तो इसलिए मेरे पास में डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि ईस्ट में चलना है, कब नॉर्थ में चलना है, कब वेस्ट में चलना है, लाइक दैट। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी की, कि एक कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सके इंपॉर्टेंटली, और उसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, उसको आप क्या बोलोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। सो जनरली फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें बॉदर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी बहुत ही सिंपल क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जस्ट अ नंबर, ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई मान लीजिए आपका नाम रोहन है, कि भाई रोहन आपका स्कूल आपसे कितना दूर है। आप बोलोगे सर कि हमारा स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1 मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया और इसकी यूनिट मिल गई, मेरे लिए कोई दूसरा सवाल ही नहीं बनता है, उसको जस्टिफाई हो गया आपका जवाब, है ना। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ईटीसी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपली ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, कोई रूल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से आप 2 सब्सट्रैक्ट करो, है ना, कुछ भी करो, 7 को आप 2 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं है। बट जब वेक्टर की बात आ जाती है तो सिंपली हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो है वे वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो नोट करने लायक बात है, क्या कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो चीज़ होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाए। एक बहुत बड़ा मिथ है जो स्टूडेंट्स में होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसके साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता हो। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है कि वेक्टर को कैसे, वेक्टर के वो तरीके या वो लॉज जिनसे वेक्टर को ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटीसी। काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम ज़रूर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में यहाँ पे मैग्नीट्यूड है,
यूनिट भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते टाइम मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम दो तरीकों से देखते हैं कि सिंबॉलिकली कैसे हम करेंगे और पिक्टोरियली हम कैसे करेंगे इसको। अगर हम सिंबल वाइज देखें, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है ए, ठीक है, तो वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी, तो ये जो नंबर है ये तो मैग्नीट्यूड को बता देगा, और उसके ऊपर एक एरो लगा दोगे तो ये डायरेक्शन भी बता देगा। मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन को, और ये पूरा बन के ये क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो सिंपली मैंने जैसे बोला, जैसे मान लो कि हम कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, तो मैंने सिंपली बोला कि अगर ए, सिंपली ए लिख देते हो आप, तो ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। और अगर आप मोड भी लगा देते हो, वेक्टर के ऊपर आप मोड लगा देते हो, तो वो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। ठीक है, चलो ये जो रिप्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एरो में आप देख रहे हो एक तो टेल है और एक हेड है। हेड जिस तरफ पॉइंट होता है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, और टेल जो है बेसिकली टेल और हेड से बनता है आपके पास में एक वेक्टर। तो ये मान लो ए बी वैक्टर है, तो ए बी वैक्टर की इस एरो की कुछ लेंथ होगी, वो लेंथ बताता है कि ये कितना मैग्नीट्यूड है। मान लो कि एक वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऑब्वियसली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वेक्टर। और हेड जो होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स, जिस तरफ पॉइंट करेगा उस तरफ बेसिकली वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, ओके। नाउ वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स देखते हैं रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये जो लेंथ है इस एरो की, ये तो इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। और अगर आप कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं तो एंगल जो है वो मेरे पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किसी भी एक्सिस के साथ में हम उसका एंगल बता देंगे। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आई होप सबको पता होगी। तो वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब हम मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर्स को जब पढ़ते हैं, जब वेक्टर्स का बेसिकली हम एप्लीकेशन करते हैं, वेक्टर को लगाते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे बहुत काम आती हैं। तो ये वेक्टर की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। वेक्टर को आप पैरेलली आप शिफ्ट कर लीजिए, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले वेक्टर यहाँ पे था, अब मैंने जस्ट इसके पैरेलल इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये अभी भी ए वेक्टर ए ही है, कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम ही दिखा रहा है और इसका लेंथ भी सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा, आप वेक्टर को एक लाइन के थ्रू भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में, इस लाइन में है, तो इस वेक्टर को जैसे मैंने यहाँ से मैं यहाँ लेके आया हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ सेम लेंथ के साथ में, सेम डायरेक्शन को शो करते हुए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। तो एक यू कैन से कि आप स्पेस में ना किसी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका है वेक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं तो वो एक पॉइंट करने का तरीका है, एक लोकेशन पॉइंट करने का तरीका है एक वेक्टर। ठीक है ना, तो स्पेस में पैरेलली भी शिफ्ट हो सकता है ये, और जो लाइन है उसकी उसमें भी शिफ्ट हो सकता है, वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर एक वेक्टर को आप 2 पाई एंगल से रोटेट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, और अदरवाइज अगर आप 2 पाई के अलावा किसी भी एंगल पे चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये वेक्टर था आपका, तो आपने ये ए वेक्टर था, आपने इसको इतना रोटेट किया बाई थीटा एंगल, तो ये अब यहाँ पे डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, बट रोटेट करने के बाद में ये हो गई, तो डेफिनेटली वेक्टर चेंज हो गया, है ना, वेक्टर चेंज हो गया डेफिनेटली। बट अगर आप 2 पाई पे चेंज करते हैं तो वेक्टर वहीं आ जाएगा। ये मेरा वेक्टर है, देखिएगा, ये मेरे पास में वेक्टर ए है, मैंने 2 पाई पे चेंज किया, वेक्टर यहीं आ गया 2 पाई के बाद में,
यस और नो, है ना। तो 2 पाई या 360 एंगल पे अगर आप रोटेट करते हो तो वेक्टर रहेगा सेम, बट अगर आप अदर देन 2 पाई एंगल रोटेट करते हो वेक्टर को तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और कर लेनी है यहाँ पे कि अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा से, किसी वेक्टर ए को अगर आप पॉजिटिव नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसके ऊपर। जैसे कि मान लो वेक्टर ए था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मान लो वेक्टर बी आ गया, तो इस पर फ़र्क क्या पड़ा? इसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये पहले वेक्टर ए था, अब यहाँ पे ये क्या है, ये लैम्डा ए वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन तो देखो सेम ही है, बस इस एरो की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा। ठीक है, डायरेक्शन तो वही रही। ठीक है ना, तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा और उसके उस बाकी कुछ भी उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह होगा कि सर ये तो चलो पॉजिटिव नंबर हो गया, अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या ऐसे सिनेरियो रहने वाला है? नहीं भाई, वेक्टर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है वेक्टर के अंदर, जो कि आपको टाइम टाइम पे समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये देखो एरो जो है ये बड़ी हो गई है ना, इसकी बजाय, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ थी और ये जो माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वेक्टर बी बना है, ये जो वेक्टर बी बना है दैट इज माइनस लैम्डा ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई, किसके? ए के। ठीक है, कहीं और डायरेक्शन नहीं, ऐसे मत बना देना। ठीक है ना, ऐसे मत बना देना, ए के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि वेक्टर अगर कोई है तो उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मेरे पास में एक, ये आप वेक्टर का टाइप ही मान लीजिए इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। मान लो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर कब इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। सोचो, इसको 1 मिनट के लिए सोचो। आई होप सोच लिया होगा। इसमें आपके पास में सबसे पहले जो दिमाग में आपके बात आई होगी कि सर ये दोनों इक्वल वेक्टर तब होंगे जब इनकी मैग्नीट्यूड जो होगा इनका वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और सर डायरेक्शन भी सेम हो, सर डायरेक्शन भी सेम, तब हम इसको इक्वल वेक्टर कह देंगे। अगर आपने इन दोनों बातों को सोचा तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही तो नहीं हैं, बस आप 10 से 20% सही हैं। इसमें जब तक कि तीसरी बात ऐड ना हो जाए, ये दोनों वेक्टर की जो यूनिट है ना ये सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर की यूनिट सेम नहीं होगी तो वो कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो फोर्स की बात करूं और मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैं कह दूं फोर्स लग रहा है इस तरफ 5 न्यूटन और पार्टिकल डिस्प्लेस भी कर रहा है इस तरफ 5 मीटर। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? माय डियर नो, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो सेम यूनिट होनी चाहिए। फोर्स फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ उन्हीं वेक्टर्स को आप सेम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इवन आगे जो वेक्टर्स बताऊंगा उनमें भी सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, एक तो मेरा इक्वल वेक्टर हो गया, एक हम बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर की कि पैरेलल वेक्टर क्या होगा। देखो, पैरेलल इक्वल वेक्टर के अंदर तो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है, और ये तो सबके लिए वैलिड है, तो इसके लिए बार बार आवश्यकता नहीं है बताने की। पैरेलल वेक्टर के अंदर दोनों वेक्टर के बीच में सबसे पहले तो एंगल कितना होता है? 0। ठीक है, डायरेक्शन इनकी सेम होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। ये मैग्नीट्यूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
इक्वल वेक्टर के अंदर तो मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी है, ठीक है ना। सो यहां पे आप देखिएगा कि दो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप कहीं अपनी नोटबुक के किसी कोने में लिख सकते हैं, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं कि अगर आप वेक्टर जिस फ्रेम में है उस फ्रेम को रोटेट कर दें तो क्या वेक्टर पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा कोई वेक्टर है। अब मैंने फ्रेम को रोटेट करना है, बस मैंने मान लो फ्रेम को रोटेट कर दिया बाय सम एंगल, ठीक है, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करता है तो वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आपने पढ़ लिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर्स के बीच के एंगल, जो कि आपका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो आई होप कि अब तक जितना मैंने सिखाने की कोशिश की आपको, वो आपने बिल्कुल अच्छे से सीखा होगा, विजुअलाइजेशन के साथ में सीखा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास में एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। और ये दोनों टेल से टेल है ना, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, इनकी दोनों की पूंछ जुड़ी हुई है, ठीक है, इन दोनों की पूंछ जुड़ी हुई है। सो मेरे पास में ए और बी के बीच में एक एंगल ये भी हो सकता है, मान लो थीटा डैश, और एक ये एंगल है थीटा। तो मैं कौन से एंगल को मानूंगा। तो जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों तो उनका जो स्मॉलर एंगल है उस एंगल को आप कहेंगे कि वो उन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसमें स्मॉलर एंगल कौन सा है, थीटा। तो द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी नॉट थीटा डैश, थीटा विल बी द एंगल, ठीक है। और ये कहानी कब से कब की है, 0 से पाई के बीच की कहानी है, ये 0 से पाई के बीच की कहानी है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब हम बात करते हैं कि हम वेक्टर को डिस्प्लेस वेक्टर टू प्लेस टेल टू टेल, है ना। देखिएगा, मान लो कि आपके पास में देखो ये वेक्टर है। अब यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये आपके पास में वेक्टर ए है, सॉरी वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और ना ये हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करें, हेड टू टेल जुड़े हुए हैं तो क्या करें, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपली आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि जैसे कि ये दो वेक्टर हैं आपके और इनके बीच में मान लो कि 100 एंगल है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो कितना एंगल होगा। तो आप अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप बोल देंगे सर 100 डिग्री है। बट आप ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर आपका जो वेक्टर जुड़े हुए हैं ये टेल टू हेड है, ये है ना, टेल टू हेड है। तो आप क्या करेंगे, मैंने भी बताया कि वेक्टर को आप किसी उसी लाइन में शिफ्ट कर सकते। इस वेक्टर को अगर ये मान लो 100 है, इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये टोटल एंगल कितना 180 और ये कितना 100। तो इस और इसके बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा, ये वाला, कितना बच गया 80 डिग्री। तो एंगल क्या होगा 80 डिग्री होगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए बी, एंगल कितना है अल्फा। बट ये एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हेड टू टेल है। तो हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे आगे। ये क्या है, एंगल थीटा है, तो थीटा कैसे निकलेगा 180 माइनस अल्फा। तो आप फॉर्मूला वाइज भी इसको देख सकते हैं कि कैसे आप इनके बीच में एंगल निकालेंगे, राइट। ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि वेक्टर्स को न्यूज़ में कैसे बताते हैं, या डायरेक्शंस जो हैं हमारे पास में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन डायरेक्शंस में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 40 डिग्री
40 डिग्री कोई भी है, मान लो आपका वेक्टर, जैसे कि मान लो बोल दूँ मैं 16 न्यूटन एंड 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से। तो उस तरीके से वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो देखिएगा, अगर आपको बोलता है कोई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके भी नॉर्थ ईस्ट बोलता है मतलब इन दोनों एक्सिस के बिल्कुल ठीक बीच का। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि नॉर्थ और वेस्ट में दोनों एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना आप, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हर एक डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, मतलब अगर वेक्टर यहाँ पे भी तो भी मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा, नहीं, उसको बोलने का तरीका अलग होगा। क्या होगा देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे है आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना है, आपको वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या वेलोसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या दे दी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, मतलब होगा कहीं बीच में ही, होगा कहीं बीच में ही। तो मैं ये लूँ 37, या मैं ये वेलोसिटी मानूँ, या फिर मैं ये मानूँ 37, है ना। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए, तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ, मतलब ईस्ट से आपको रोटेट करना है नॉर्थ की तरफ। ईस्ट, देखो क्या बोला, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ। तो सिंपली ना आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ऑफ के बाद में वर्ड है मुझे वहां से रोटेट करना है, जो ऑफ के बाद में वर्ड है मुझे वहां से रोटेट करना है। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से रोटेट कर दो कितना 37 डिग्री, और ये एरो हो गई कितनी 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये आपने जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आई होप आ रहा होगा। स्टिल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। एंड दूसरा डायरेक्शन जो है, जैसे कि बोला, इसने बोला कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मैंने क्या बताया, ऑफ के बाद में जो वहाँ से रोटेट करना है, तो नॉर्थ से रोटेट कर दो ईस्ट की तरफ कितना 53 डिग्री। मैं बोल दूँ लाइक 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप क्या करोगे, वेस्ट से घुमाओगे नॉर्थ की तरफ कितना 50 डिग्री, तो ये हो गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात, आप ध्यान रख सकते हैं कि 37 53 दोनों सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बच गया 40 बच गया, तो ये 40 के साथ में आप कर सकते हैं, एक ही बात है वो। क्लियर। चलिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसे डायरेक्शन के साथ में लिखते हैं। तो ये आप था वेक्टर इन न्यूज़, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो मैंने बहुत ही जल्दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज़, एंगल्स और ये सब आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा है कि कैसे जो है वेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है। थोड़ा दिमाग में आपका जो है वो इसकी जो भूमिका है वो बन रही है। अपनी एक सेपरेट नोटबुक लगाओ डियर स्टूडेंट्स, और इसको अच्छे से लिखो, ठीक है ना। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ, और इस पे बेस जो भी क्वेश्चंस मिले आप उनको सॉल्व करो, अगर आपको वेक्टर पे पकड़ बनानी है। अगर आपने वेक्टर पे पकड़ बना ली ना, तो फिजिक्स पे ऑटोमेटिकली पकड़ बन जाएगी आपकी, ठीक है। चलो, तो इक्वल वेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि मैं सबसे पहले ही बात कर चुका हूँ आपसे कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर में दोनों में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है। और सेम टाइप का मतलब क्या हो गया कि सेम आपकी यूनिट्स होंगी, सेम यूनिट होंगी, फोर्स के साथ होगा, लाइक दैट, ठीक है ना।
तो ये आपका क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर की हम बात करें तो सेम टाइप तो होगा ही होगा। नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये दोनों नेगेटिव कब होंगे, देखो अब ए जो है ए इक्वल टू माइनस बी का मतलब है कि ए वेक्टर की वो डायरेक्शन है तो बी की इससे अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर है ना। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, टाइप सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है। ये आपका नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, एक लाइन में लाई करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, एक लाइन में लाई करने वाले वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो two or more vectors acting along the same line or parallel lines such that in the same direction or opposite direction are the collinear vector। जैसे कि वेक्टर A है, वेक्टर B है, एक लाइन में लाई करते हैं। वेक्टर A वेक्टर B जो है डायरेक्शन इनकी बेसिकली क्या है, सेम है। ये क्या है, बेसिकली पैरेलल है, ये भी कोलिनियर हो गए। अगर डायरेक्शन भी अपोजिट होगी तो भी चलेगा। ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, दिस इज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ओके। देखो कोलिनियर वेक्टर के अंदर दो वेक्टर आते हैं, एक तो आता है पैरेलल वेक्टर और एक आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर दो टाइप के, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि पैरेलल वेक्टर वो होंगे जिनके बीच में एंगल जीरो होगा, जिनके बीच में एंगल जीरो होगा। जरूरी नहीं है कि वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी उनकी, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। एंगल कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंटी पैरेलल के अंदर क्या होगा, एंटी पैरेलल के अंदर डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, एंगल उनके बीच में 180 का होगा। एंगल उनके बीच में कितना होगा, 180 का होगा। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और इसीलिए माइनस लैम्डा लगाया हुआ है। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी। एंगल 180 का होगा और डायरेक्शन सेम होगी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया और ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्करेंट वेक्टर की। कॉन्करेंट वेक्टर का क्या है कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, उनको कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। जैसे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है और वेक्टर बी इस तरफ जा रहा है। ये एक कॉमन पॉइंट है जिन पे ये इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल और एनी ऑफ द वेक्टर्स टू बी इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन पॉइंट। जरूरी नहीं है कि वो कॉमन पॉइंट से कॉन्टैक्ट में हो, बट वो पास कर रहे होंगे कभी ना कभी। दिस इज द कॉन्करेंट वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर की अगर हम बात करें तो कोप्लेनर वेक्टर जो होते हैं, जो वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हो, उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, एक सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर। आप किसी भी प्लेन में दो वेक्टर को आप खींच लीजिए, बना लीजिए और एक अपनी कॉपी का पेज ले लीजिए जो कि आपका एक प्लेन हो गया, वो दोनों उस प्लेन पे आ जाएंगे, वो दोनों उस प्लेन पे लाई करेंगे, उस पेज पे दोनों लाई करेंगे। तो दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, और एक सेम प्लेन में आने वाले वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका बेसिकली है को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, यहाँ पे ओ, ये सारे के सारे इनके जो टेल है वो मिली हुई हैं सेम पॉइंट से। ठीक है, तो टू और मोर वेक्टर्स आर को इनिशियल इफ देयर टेल मीट एट द सेम पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये बहुत सारे, जैसे कि कौन वेक्टर, कौन को इनिशियल वेक्टर है, कौन कॉन्करेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में आपको यूज़ होने वाला नहीं है।
ठीक है। को टर्मिनस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेड की बात हो रही है, तो को टर्मिनस वेक्टर क्या होंगे कि जहाँ पे उनके हेड मीट कर रहे होंगे, ठीक है ना, हेड मीट कर रहे होंगे सेम पॉइंट पे, उसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। एंड को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर आर द कॉन्करेंट वेक्टर, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर में है। एक पढ़ते हैं अगला, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच हैज इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। एग्जांपल के लिए जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है ना, तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में कहीं एक पार्टिकल ने कहीं से शुरू किया होगा, ठीक है ना, कहीं से शुरू किया होगा, कोई इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स का कोई एप्लीकेशन पॉइंट होगा कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है ना। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। एक आता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का जो यूज़ है ना, वो बेसिकली रोटेशन वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। तो जब रोटेशन पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली बताऊंगा मैं उस टाइम पे कि इस बात का क्या मतलब है। अभी अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। जिस तरफ रोटेशन हो रही होगी, जिस तरफ रोटेशन का एक्सिस होगा, उसके अलोंग होगी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी एक्सियल वेक्टर का समझ में नहीं आया कि सर ने क्या बोल दिया, बट डोंट वरी, हम देख लेंगे आगे, ठीक है। चलिए, अगर और हम बात करें तो लोकलाइज्ड वेक्टर की हम बात कर सकते हैं, है ना। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल देख लेते हैं। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड, ठीक है ना। उसका जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, और जो जिस लाइन में वो लग रहा है वो फिक्स है, तो उसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, पोजीशन वेक्टर, ये सारे क्या हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है कुछ। और ये जिसके अंदर फिक्स ना हो उसको नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। देयर इज नो इशू, इसमें भी कोई इशू आपको आई होप नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूनिट वेक्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हम हर एक चीज़ को डिफाइन करने वाले हैं, ये क्या है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, मतलब 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक कोई डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली जहाँ पे हमें किसी की डायरेक्शन शो करनी हो, जहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस तरीके से की जाती है, ए और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं हम। जैसे कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा दी। ये है क्या, वेक्टर ए डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। तो इसको बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से जो है हमें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड को हम मोड से डिफाइन करते हैं और डायरेक्शन को हम कैसे करेंगे, कैप से। तो ये क्या क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, राइट। क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वेक्टर है मेरे पास में ए, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये जो है बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे समझ सकते हैं। और ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर के अंदर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस ए कैप। इसका मतलब है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे हमें डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यूनिट वेक्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे,
ठीक है। एंड आने वाली क्लासेस भी आपकी वेक्टर्स की कंप्लीट होने वाली है। तो आज के लिए आई होप इतना ही, और इस लेक्चर को जो है दोबारा आप रिवाइज कीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर ना भूलिएगा आप। एंड आप टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं।